हेलो दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं G20 मीटिंग के बारे में। ये हमारी एडिटोरियल स्पेशल की एक नई प्लेलिस्ट चल रही है, शुरू हुई है, उसी का ये पार्ट है। ये पार्ट 1 है। आपको इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 जैसे जैसे पर डे हम एडिटोरियल पर वीडियो बनाते रहेंगे, आपको उसकी वीडियो मिलती रहेगी। और G20 मीटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें जैसे क्लाइमेट चेंज और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी ट्रेड रिलेटेड इशू होते हैं, जो भी बताए जाते हैं। $100 बिलियन का जो पर कंट्री के लिए जो बजट पास हुआ है, उन सारी चीजों को लेके आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे G20 के बारे में, क्या कि G20 क्या होती है, कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, साथ ही साथ ये इसका जो लास्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी, और ये इन पर्सन मीटिंग जो है ये कब हुई थी, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग भी बीच में हुई थी। तो इन पर्सन मीटिंग के बारे में आप जानेंगे और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। साथ ही हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे यूपीएससी के कंप्लीट कोर्स, उसके साथ ही साथ आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है लाइब्रेरी साइंस के भी कोर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2021 के में G20 रोम समिट हुआ था, रोम में हुआ था ये, और ये 16th मीटिंग थी, 16 मीटिंग थी जिसमें जो कि रोम में की गई थी, और ये 30-31 अक्टूबर को की गई थी। और इसमें कई ग्लोबल और पॉलिटिकल कई ऐसे निर्णय लिए गए, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए भी कई ऐसे स्टेप्स लिए गए जो आने वाले समय के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें इंडिया की भी अपनी एक भूमिका थी। इस वीडियो में आप इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। बात करते हैं एक्चुअल में G20 के बारे में। G20 आखिर होता क्या है? G20 ग्रुप 20 देशों का एक समूह है, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम कहा जाता है इसको। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब, कहीं भी आप वर्ड देखिए इंटर गवर्नमेंटल, तो इंटर गवर्नमेंटल का क्या मतलब होता है? इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है कि जितने भी देश हैं वो सारे गवर्नमेंट, जितने भी देश, अलग अलग देशों के सारे गवर्नमेंट्स आपस में, ढेर सारे, जाहिर सी बात है कि जब गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ढेर सारे देश होंगे, और देश में जितने भी उसके विनिंग कैंडिडेट्स होंगे वो सारे होंगे। तो इसी में जितने भी उन्हीं सारे गवर्नमेंट इकट्ठा होकर जब किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते हैं तो इंटर गवर्नमेंटल होता है, उसे इंटर गवर्नमेंटल कहा जाता है। तो जब भी G20 के जो 20 देशों का ये समूह है, इसमें इंटर गवर्नमेंटल फोरम जिसमें 19 देश हैं, और साथ ही साथ एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन और 19 देश। तो यूरोपियन यूनियन अकेला मतलब इसमें एक अलग देश की भूमिका निभाता है। एक्चुअल में यूरोपियन यूनियन में देखा जाए तो 27 स्टेट्स हैं, और ये 27 स्टेट्स इसमें है। और ये एक्चुअली में 27 स्टेट्स भी नहीं है, ये एक्चुअली में 28 स्मॉल कंट्रीज है, लेकिन एक्चुअल में ये मिलकर सारे ट्रेड करते हैं। तो इसलिए इनमें 27 ये जो है 27 स्टेट्स यूरोपियन यूनियन एक ही साथ रिप्रेजेंट करता है। जो यूरोपियन यूनियन पूरे सारे जगह के जो लीडर होते हैं, जो फैसला लेते हैं, वही फैसला अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है कि ये जो G20 है, ये G20 का जो ग्रुप होता है, जो बनाया गया है ग्रुप, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि ये काम जो करता है वो कई जो मेजर इश्यूज होते हैं साथ ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड होती है उनको वो डील करता है। और इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में, क्लाइमेट चेंज को जो हो रहा है उसको कम करने में अपना योगदान देना, और डेवलपमेंट में साथ देना, डेवलपमेंट के लिए आगे जो योजनाएं बनाती हैं उनके लिए G20 का बहुत बड़ा महत्व है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि G20 का आखिर इतना महत्व कैसे हो गया। देखिए फ्रेंड्स, G20 जो में जो ये 20 देश रखे गए हैं, ये 20 देश जो है ये आपस में जो भी ट्रेड होते हैं या जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपस में सुलझा लेते हैं। बिजनेस से रिलेटेड है कोई भी चीज, वो आपस में बैठ के बात करके सुलझा लेते हैं। तो इससे क्या है कि इसका क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है कि देखिए, जब भी क्लाइमेट चेंज की बात की जाती है तो अक्सर क्या होता है कि क्लाइमेट हमारा एनवायरनमेंट जो पोल्यूटेड हो रहा है, उसका मेन कारण जो है वो है जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके कारण। और इंडस्ट्री ज्यादातर डेवलप्ड नेशन जो है उनके पास है। तो अब क्या है कि डेवलप्ड जितने नेशन है, जो कि विकसित देश हैं, वो क्या करते हैं कि उनके कारण क्लाइमेट में जो कार्बन इमिशन होता है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। कार्बन का बहुत ज्यादा वो सर्जन करते हैं, और डेवलपिंग जितने देश हैं वो भी करते हैं, लेकिन उनके पास चूंकि उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो लेकिन फिर भी जो जितने विकसित देश हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो जिससे उनकी इनकम भी ज्यादा होती है। तो इससे क्या होता है, क्लाइमेट पे काफी बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इन जो कार्बन इमिशन
डिफॉरेस्टेशन के कारण इनको जो क्लाइमेट पे बैड इफेक्ट पड़ता है उसी को रोकने के लिए कई बार इन्हें इकोनॉमी से अपने इकोनॉमी में कट करके आपस में लोग योगदान देते हैं, जिससे कि ग्रीन चीजों को ज्यादा बढ़ाया जा सके और जितने इन्वेस्टमेंट्स है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट वो सारे इन्वेस्टमेंट करके क्लाइमेट को ठीक रखा जा सके। साथ ही साथ जो पूरे वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्लोबल इकोनॉमी है, जैसे अभी कोविड-19 के समय में काफी लॉस हुआ था हर जगह, तो उस चीज इंडस्ट्रीज को सारे किस तरह से कवर किया जाए, तो ये सारी चीजें जो है इन लोग को जब भी डिस्कस करना हो तो ये लोग आपस में मीटिंग रख के इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसीलिए ये 20 देशों का ग्रुप बनाया गया है। अब चलिए देख लेते हैं कि 20 देशों में है कौन कौन। तो 20 देशों में अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है। देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ये A to Z। तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है और जापान है, मैक्सिको है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है और साउथ कोरिया है, टर्की है और यूनाइटेड किंगडम है और यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन 27 स्टेट आपको पहले ही बता दिया है। तो ये सारे इसमें देश है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा G20 देश नहीं है या इनमें से कौन से G20 देश हैं, तो ये आपको इसमें काफी मदद मिलेगा। तो आप चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये एडिटोरियल स्पेशल का हमारा सीरीज है, हम लोग ये एडिटोरियल स्पेशल में इसको चला रहे हैं। तो एडिटोरियल स्पेशल का मतलब ये पार्ट 1 है, क्योंकि ये पहला अभी हम एडिटोरियल स्पेशल में हर डे हम न्यूज़पेपर से निकाल के कोई ना कोई एडिटोरियल को एक्सप्लेन करेंगे आपको, और ये इसी सीरीज में ये आएगा। ये करंट अफेयर के भी प्लेलिस्ट में, ये करंट अफेयर के भी प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको करंट अफेयर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और एडिटोरियल स्पेशल की प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो ये पार्ट 1 है। अभी हम रोज इस पे कोई ना कोई एडिटोरियल, जो सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होगा, जो 4 एडिटोरियल आते हैं उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होगा उस पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसमें, जिससे आपके एग्जाम में भी काफी हेल्प होगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो देखिए क्या है कि जो पहली जो इन पर्सन की मीटिंग हुई थी, इन पर्सन यानी कि आपस में जो लोग, जो जितने देश के गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि हैं वो आपस में मिलते हैं, तो वो मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 2 साल पहले हुई, जिसमें आपको पहले ही बता दिया 2019 में हुई थी, जून में हुई थी और ओसाका जापान में हुई थी। तो ये रखा गया था, तो उससे पहले हुई थी और अब ये मीटिंग हो रही, क्योंकि देखिए कोरोना का भी समय चल रहा था तो उससे ये मीटिंग नहीं हो पाई थी। अब देखिए जो लीडर्स हैं G20 के, वो अब वापस से इंगेज हुए हैं। सबसे बिगेस्ट इशू होता है उसको फेस कर रहे हैं, जो कि जिसमें से ग्लोबल कम्युनिटी जो आज के डेट में फेस कर, जिसमें कोविड-19 भी है, क्लाइमेट चेंज है और साथ ही साथ जो टैक्स एग्रीमेंट चल रहे हैं देशों के बीच में उनको लेके, और साथ ही साथ जो स्टेप्स जो एड्रेस किए जाते हैं जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी इकोनॉमी में बने, उन चीजों से रिलेटेड लीडर्स जो है वो काफी इंगेज है इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, अब जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक के जो प्रभाव उनको कम करने के लिए जो यहाँ पे फोकस किया जा रहा है वो हो रहा है वैक्सीन, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो इसके लिए 20 देश आपस में एग्रीमेंट बना रहे हैं जिससे कि वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे अच्छा काम कर सके, और जिसे एक देश से दूसरे देश में भी अगर लेके जाना हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर एक वैक्सीन किसी को, मान लीजिए कोवैक्सीन लगी है, किसी को कोवैक्सीन लगी है, तो कोवैक्सीन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए इंडिया के किसी पर्सन को कोवैक्सीन लगी है और वो अर्जेंटीना में कोवैक्सीन वालों को मान्यता नहीं मिल रही है, मतलब उन लोग को एंट्री नहीं लिया जा रहा है, ऐसा भी होता है। तो उसमें क्या उन लोग कहते हैं कि वो हम स्पुतनिक मानेंगे जो कि रशिया का है, तो वो कहेंगे कि हम स्पुतनिक जो स्पुतनिक लगाया, स्पुतनिक जिसने वैक्सीन का डोज लगवाया होगा, हम उसी को एंट्री करने देंगे अपने देश में। तो इससे वीजा में काफी प्रॉब्लम हो जाती है, वीजा इशू कराने में। तो इस तरह के इश्यूज जो भी आते हैं देशों के बीच में उसको सॉल्व करने के लिए, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, ऐसा अर्जेंटीना ने कोई बैन नहीं लगाया। तो ये इस तरह की चीजों को सॉल्व करने के लिए जितने भी 20 देश हैं वो आपस में एक एग्रीमेंट वगैरह तैयार कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो इसमें वैक्सीन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिससे पेंडेमिक के इफेक्ट को कम कर सके। और इसमें इनका जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि WHO ने जो टारगेट रखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उनको कोविड-19 के लिए जो सपोर्ट देना है, 40% से ज्यादा ग्लोबल 40% ज्यादा पॉपुलेशन को कोविड-19 में सपोर्ट करना है, कोविड-19 से बचने के लिए सपोर्ट करना है। और वैक्सीन उनको एश्योर करने की, वैक्सीन उनको लगी हो, तो ये 2021 तक का टारगेट है और 70% का टारगेट रखिए 2022 तक के लिए। पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है ये। तो ये जो फोकस है इसका, जो इसमें जो G20 के लीडर हैं वो इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे जो मीटिंग होने वाली है। और साथ ही साथ इसमें जो एजम्पशन है, जो इसमें एजम्पशन हो रहा है, जो कि G20 के लीडर्स जो है जिन्होंने कमिटमेंट लिया है
कि जो इनिशिएटिव जिससे कि वैक्सीन की सप्लाई ये कर सके डेवलपिंग कंट्री को, जितने भी विकासशील देश हैं उनको, जितने भी विकसित देश हैं वो वैक्सीन की सप्लाई अच्छे से कर सके, और जितने भी विकासशील देश हैं डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। और साथ ही साथ ये जिससे उनको कोऑपरेट किया जाए, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीन की सप्लाई और फाइनेंसिंग यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी दिक्कत चल रही है, जो फाइनेंस के कारण कई बार वैक्सीन नहीं लग पा रही लोगों को, तो वो सारी चीजों को कम किया जा सके, तो इसके लिए ध्यान देना है। और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो जैसे ग्रुप लीडर्स जितने भी G20 के लीडर्स हैं, उन्होंने कमिट किया है कि वो उनके नेशन जो वो हर अपने जितने भी उनके मेंबर नेशन है उनको $100 बिलियन एक साल में $100 बिलियन देंगे, जिससे कि वो नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर पाए, और साथ ही क्लाइमेट चेंज और कोविड-19 का और जो मतलब इफेक्ट वो हेल्थ सेक्टर को मजबूत कर पाए, जिससे कि क्लाइमेट चेंज को भी वो कंट्रोल कर पाए। जितने ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं उन पर वो काम करें, और साथ ही साथ जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज, जितने विकासशील देश हैं उनकी जरूरतों पर पूरा ध्यान दिया जाए, जिससे कि कार्बन इमिशन कम हो। तो ये सारी चीजों को क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया है। अब देखिए, अब इस समिट के ठीक पहले अभी हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, जिसमें टोटल 26 ये अभी हाल ही में हुई थी, इसमें पीएम मोदी जी ने, ये हुई है ग्लासगो में स्कॉटलैंड में, ये मीटिंग हो चुकी है। इसमें इंडिया ने क्या किया, इंडिया को जो जीरो एमिशन का टारगेट रखा गया था उसमें इंडिया ने अभी रिजेक्ट कर दिया कि हम जीरो एमिशन नहीं कर सकते हैं। जीरो एमिशन का मतलब कि कार्बन एमिशन को जीरो करना, तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है इंडिया के लिए अपकमिंग सीनेरियो में 2021 में। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जो पोस्ट समिट के बाद इन्होंने अपना कमिटमेंट दिया है कि G20 में उन्होंने अपनी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस कम किया है, और इसे इस सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन को एक क्रिटिकल इनेबलर का एक साइन दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसमें ऐसा लगा, इसमें अपने विक्ट्री को इन्होंने दर्शाया कि उन्होंने जो ग्लोबल वार्मिंग है उनको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम किया है, तो उस चीज के रिलेटेड इन्होंने दिया। लेकिन हाँ, इनका ये कहना है कि 2021 तक जीरो एमिशन इस चीज को नहीं करेंगे। हाँ, और ये जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इकोनॉमी में, साथ ही साथ एनर्जी के प्राइसेस जितने भी एनर्जी प्राइसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी हुई चाहे आपके पेट्रोल हुए, इनके दाम बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो सप्लाई चेन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन चीज से रिलेटेड जो देशों के बीच में आ रही है, तो G20 लीडर ने इसमें अफर्म करेंगे, इस चीज पर ध्यान देंगे कि इस चीज को तुरंत सॉल्व किया जाए। जितने भी नेशनल स्टिमुलस पॉलिसी है उसे हटाया ना जाए प्रीमेच्योरली, उसको जब तक प्रीमेच्योरली का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट दो देशों के बीच में साइन हुआ है कि 2023 तक लागू होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसको 2022 में मान लीजिए वहां की सरकार बदली या कुछ ऐसा हुआ तो उसको हटा दिया जाता है। तो ऐसा ना किया जाए, और उसको अगर 2023 तक का एग्रीमेंट है तो उसको 2023 तक चलाया जाए, तो प्रीमेच्योरली उसको ना हटाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने आपस में वो लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ ये एक चैलेंज भी बनेगा, जिससे कि ये एक चैलेंज भी इनके लिए कि ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, इन दोनों के बीच में एक किस तरह से ये बैलेंस बना के रखें, जिससे कि प्रिजर्व कर पाए ये सस्टेनेबिलिटी को भी और स्टेबिलिटी भी, फाइनेंस मतलब अपने फाइनेंस में भी वो लोग बराबरी एक बैलेंस बना के रख पाए। तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हालांकि ये अगर देखा जाए तो इसमें अवॉइड करने के लिए जितने भी ग्लोबल फाइनेंस में जितने भी रुकावटें उसको हटाने के लिए G20 के जितने लीडर हैं वो एग्री हुए हैं कि चूंकि अब जैसे अब $100 बिलियन इन्होंने कहा है कि हर देश को देंगे, तो हर देश को देने का $100 बिलियन का मतलब ये है कि ये जितने भी मल्टीनेशनल है इनका टारगेट है उस पर 15% का ये लोग टैक्स लगाएंगे। 15% का लगाएंगे एक स्टेबल और एक फेयर इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम के अंतर्गत इनको ये लोग 15% का टैक्स लगाएंगे। तो 50% भी काफी मेजर होता है किसी भी बड़े, अगर MNCs की बात करें तो ये क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा सिलिकॉन वैली को। जितने भी जगह सिलिकॉन वैली हमारे यहाँ इंडिया में बेंगलोर में सिलिकॉन वैली है, तो ये जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसको काफी हद तक इफेक्ट करे, कॉर्पोरेट सेक्टर को। और क्योंकि ये जो है जितनी भी कंपनियां उनको उनके बेनिफिट में उनको काफी हार्ड करेगा कि वो लोअर टैक्स ज्यूरिडिक्शन में जितनी कंपनियां चल रही थी, क्योंकि हर कंपनी का टर्नओवर के हिसाब से उनको ज्यूरिडिक्शन में टैक्स ज्यूरिडिक्शन में डाला जाता है। तो जितनी कंपनियां लोअर टैक्स ज्यूरिडिक्शन में थी अब कहीं ना कहीं उन्हें भी ज्यादा टैक्स पेड करना पड़ेगा, क्योंकि 50% का टैक्स स्लैब तो सभी पे लगाया गया है। अब देखिए इससे क्या है, जिसे OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट जितने भी इनसे जुड़ी हुई जितनी भी 136 कंट्रीज हैं ट्रेड से रिलेटेड, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो रिफॉर्म ये लोग एंजॉय कर रहे थे, जो OECD ने दिया था 136 देशों को, जिसमें 90% जो ये जो OECD 136 देश है इसमें 90% पूरा ग्लोबल GDP है,
वो 2023 या उसके बाद ये इसमें जो इनका जो OECD ने रिफॉर्म दिया था वो 2000 पहले नहीं लागू होगा, 2023 उसके बाद ये लागू हो सकता है। अब देखिए जो नेशन है, जैसे कि मान लीजिए यूएस है, उसने वो उसके काफी मतलब डिवाइडेड है इन चीजों को लेकर, जो उसके जितने भी आपस में मिनिस्टर्स हैं, उनके जितने मेंबर्स हैं, वो आपस में काफी डिवाइडेड है कि वो अप्रूव करे इस प्रपोजल को डोमेस्टिकली, मतलब अपने डोमेस्टिक यानी कि अपने यूएसए के अंदर भी, अपने जुडिक्शन में भी वो इस टैक्स रिजीम को वो लोग डोमेस्टिकली इसको अप्लाई करें, या इसको अभी इस पे जो है डिस्कशन अभी इस पर चल रहा है, अभी इस पर कोई एक सहमति नहीं बनी है। और क्योंकि ये इनिशिएटिव जो है एक रिस्क फेसिंग इम्प्लीमेंटेशन, इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने में काफी डिले भी हो सकता है, तो इसका एक रिस्क भी है। तो यूएस ने इस चीज पर काफी कंसर्न रख के, काफी ध्यान देकर अपना निर्णय ले रहा है। और G20 की मीटिंग है, साथ ही साथ जो G20 की मीटिंग है वो अब कहा जा सकता है कि वो क्रिटिकल मोमेंट पे है। अगर ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें तो अगर इसका रिजल्ट जो है टाइमली, इफेक्टिव और कोऑर्डिनेटिव एक्शन इसके जितने भी मेजर एक्शन है, वो मेजर नेशन से बोले तो रिकवरी जो है काफी हद तक हो सकती है, क्लाइमेट की भी हो सकती है, ग्लोबल इकोनॉमी की भी हो सकती है, और काफी फायदा हो सकता है। तो ये टोटल 20 देश हैं, ये आपस में ग्रुप बना के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ इस तरह से ये लोग अलग अलग टॉपिक पे ध्यान दे रहे हैं। तो हमको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने क्या समझाने की कोशिश की है, आपको किस तरह से क्लाइमेट चेंज के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड और यूपीएससी, यूजीसी नेट सोशल वर्क के भी वीडियोस बराबर आते रहते हैं। और साथ ही साथ हम जो है अभी सीजीएल पे भी कोर्स आने वाला था, अभी हालांकि वो डिले हो गया है, तो अभी उसको हम लोग लॉन्च नहीं किए हैं। और साथ ही लाइब्रेरी साइंस का जो है कोर्स ये भी चल रहा है। तो अभी हालांकि वीडियो स्टोरेज से डिले हुए, क्योंकि और भी कई चीज़ों पे हम लोग की प्रोजेक्ट पे हम लोग का काम चल रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ कि काफ़ी डिले भी हुआ। तो उस चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो है काफ़ी व्यस्तता को देखते हुए उसको हम लोगों ने अब जो है वीडियो लगातार हमारी आते रहेंगी। तो एडिटोरियल में हम नए नए एडिटोरियल आपको समझाते रहेंगे, जिससे कि आपका काफ़ी ईजी हो। अगर आप किसी दिन कोई नया, मान लीजिए आप द हिंदू में या कहीं पे भी आप कोई एडिटोरियल पढ़ते हो और आपको लगता है कि इस एडिटोरियल को हमको समझना है या इस एडिटोरियल पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करिएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा,